बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रसी साहब, अनवर रज़ा साहब, सकलैन इमाम साहब और मोहम्मद शादिल साहब प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया और मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा गैर मुल्की सफारतकार और वज़ीर आला गंडापुर के अलावा दीगर तमाम सूबों के वज़ीर आला ने शिरकत की। तहम इस अहम इजलास से मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई के साथ साथ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी गैर हाजिर रहे। सदर जरदारी के एहतजाज के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं ने नशिस्तों से खड़े होकर प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की, जिसकी वजह से सदर जरदारी को हेडफोन लगाकर खिताब करना पड़ा। सदर आसिफ जरदारी साहब ने जहां मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दाम की तारीफ की, तो वहीं पर उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती हुई आबादी के चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के साथ साथ हुकूमत को आइंदा बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ देने का भी कहा। और साथ ही उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। बतौर सदर दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की एकतरफा हुकूमती फैसले की हिमायत में नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के नहरों और पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर पर बुलाया हुआ है और सिलसिले में हमारे चैनल ने आपको कुछ देर पहले अपडेट भी किया। लेकिन अपोजिशन की बात की जाए तो वहां पर ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान तो किया गया है, मगर रमजान का पहला अशरा मुकम्मल होने को है, अभी तक अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील नहीं पा सका। गंडापुर साहब के मौलाना परतंज के मायने से इमरान खान का फैसला हो चुका है, इसलिए हमें छोटे मोटे लोगों के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी JUIF और PTI में दूरियां बढ़ने लगी हैं और JUIF PTI से गंडापुर को लगाम देने का मुतालबा कर रही है। ऐसे में क्या इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो पाएगा? न सिर्फ ये जानेंगे बल्कि इसके अलावा $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और आज से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि IMF पाकिस्तान से 2 मोर का मुतालबा करने वाला है। वो मुतालबात होंगे क्या, इस पर भी बात करेंगे। और स्टेट बैंक ने जो 2 माह के लिए शरह सूद को 12% पर बरकरार रखा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं पार्लियामेंट का अहवाल आपके सामने रखूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम साहिबा ने किन तासुरात का इजहार की अपोजिशन की हंगामा राय पर, जरा वो सुन लीजिए। जी, तो अनवर रज़ा साहब, आप मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में, मुश्तरका इजलास आपने भी जरा अटेंड किया, मुझे बताइएगा आपने आंखों देखा क्या हाल देखा? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। आज जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन शुरू होने वाला था, उससे पहले ही अपोजिशन और जो हुकूमती लोग थे उनमें वैसे गपशप तो होती रही, लेकिन अपोजिशन ने यह तय कर रखा था कि उन्होंने आज शदीद हंगामा करना है। और जब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन शुरू हुआ और जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी डायस पर आए तो अपोजिशन ने खूब शोर किया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर शोर किया, प्ले कार्ड्स उनके पास थे, बानी PTI की तस्वीर, बड़े पोस्टर्स उनके साथ थे। ज़रियाब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 4 से 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो जो डिप्लोमेट्स थे और सफ़ीर थे जो इस इजलास की कार्रवाई देखने के लिए बैठे हुए थे, उनके सामने जाकर उन्होंने वो तस्वीर लहराई और उनसे गुफ्तगू भी की। जबकि हमने देखा कि हमने देखा कि इस सारे शोर हंगामा आराई के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा शायद अपोजिशन इस तरफ ना आ जाए, और कुछ जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, वो जो स्पीकर डाइस था उसके सामने खड़े हो गए। ताहम पुरअमन था इस हवाले से कि कोई हंगामा राय नहीं हुई, लेकिन अपोजिशन ने शदीद शोर किया और शोर का मकसद भी यही था कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे वो जहां जो इजलास की कार्रवाई देखने के लिए आए हुए थे उनको उन्होंने फोकस किया और उन्होंने मीडिया की ज़ीनत बनने के लिए बानी PTI की तस्वीर भी लहराई। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNAs थे और ख़वातीन की बिलखसूस तादाद, वो मरियम नवाज़ के पास गई और उन्होंने मुलाकात भी की। और इस मौका पर जब सेशन ख़त्म हुआ तो बहुत सारे जो हुकूमती वज़रा थे और हुकूमती ओहदेदारान थे, बिलखसूस मरियम और बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और आपने वो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को सुनाई भी है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनका यही कहना था कि अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो पार्लियामेंट तो अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा बाकी तीनों सूबों के वज़राए हुए थे यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर साहिबान, ये अली अमीन साहब क्यों ना आ सके? कोई वजह आपको मालूम होती नजर आई? जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने इसका बाइकआउट करना था। क्योंकि वो पहले ही उनके लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो वज़ीर आला हैं वो इस इजलास में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वहाँ पे सिंध के वज़ीर आला थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे, पंजाब की वज़ीर आला थी और 2 गवर्नर्स थे,
एक दोनों एक KPK से थे और एक पंजाब से, और अली अमीन गंडापुर का पहले ही फैसला हो चुका था कि वो इस इजलास को में शिरकत नहीं करेंगे। ये उन्होंने शायद एक जेस्चर दिया है कि गवर्नमेंट से जो उनकी बातचीत का मामला बंद हुआ है, शायद ये एक वजह थी। और आज इस हंगामा आराई के दौरान एक और हमने बात देखी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो हंगामा आराई कर रहे थे, वो उनका सारा फोकस था मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलखसूस और आसिफ अली जरदारी साहब को क्रिटिसाइज नहीं किया। अच्छा। शोर उन्होंने जरूर किया है, लेकिन उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालिक कोई एक जुमला नहीं कहा। लेकिन इसके पीछे क्या मसलहत हो सकती है उन्होंने ये भी मैं जान लेती हूँ जरा लास्टली, क्योंकि इजलास में आपने शिरकत की, तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अली अमीन के तो अदम मौजूदगी की वजह आपने मुझे बता दी कि बड़े मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, वो क्यों नहीं आए? मौलाना साहब भी नहीं आए, महमूद खान अचकजई साहब भी नहीं आए। ज़रियाब महमूद खान अचकजई साहब बैठे हुए थे अपोजिशन नशिस्तों पर। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब नहीं आए थे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने आज हंगामा आराई करनी है, और मियां नवाज शरीफ साहब तो बिलखसूस इस तरह के इजलास में कम ही शिरकत करते हैं। हमने उनकी हाज़िरी भी देखी है कि पार्लियामान के इस इजलास में 1 बरस गुजर गया है कि उनकी हाज़िरी बड़ी कम है, और मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से आते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रवैये, इस रविश और इस मामला से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनसे नाला भी हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इजलास में शरीक नहीं हुए। सही ठीक है। अनुराग साहब, मैंने आपसे इजलास की चूंकि डिटेल्स ले ली हैं, तो इसी प्लॉटिंग के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। रिजवान साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सबसे पहले सकलैन इमाम साहब के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो PTI ने आज हंगामा खेजी की, जो शोर शराबा किया, अब अगर देखा जाए तो क्या हमें जमहूरी रवैये इसी तरह से नजर आने चाहिए पार्लियामेंट के ऐवानों में? और फिर दूसरा ये भी कि जैसे अनवर रज़ा भी हमें बता रहे थे कि इस दौरान न सिर्फ एहतजाज होता रहा, बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज के डिप्लोमैट्स वहां पर मौजूद थे, वहां पर PTI ने कुछ सफारतकारों के साथ बातचीत करने की कोशिश भी की। तो क्या कुछ गेन भी किया गया होगा? सकलैन इमाम साहब। देखिए, ये इसमें कोई जमहूरी रवैये के मुतालिक कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चाहे हंगामा आ रही हो या ना हो। पाकिस्तान में इस सदर के एड्रेस पर हंगामा करने की जो रिवायत थी वो खुद पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले डाली, जब गो बाबा गो के नारे प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान के एड्रेस के मौके पे किए गए थे। तो ये सिलसिला पुराना है। फिर बाद में फिर लगारी साहब बने, तो फिर उनके खिलाफ भी गो लगारी गो के नारे लगते रहे। फिर जब रफीक तारा बन जाते थे पीपल्स पार्टी वाले, उनके खिलाफ लगाते रहे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये जो था ना एड्रेस प्रेसिडेंट का या क्वीन या किंग का एड्रेस, ये बरतानवी रिवायत थी, क्योंकि वहां पे हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट होती थी और एक हिज मैजेस्टीज ऑपोजिशन होती थी। दोनों ही हिज मैजेस्टी की वफादार होते थे, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी। तो पाकिस्तान में रिवायत जरा सी दूसरी। यहाँ तो अब ये है दोनों के लिए कि दोनों ही कहें कि हिज आर्मीज अपोजिशन एंड हिज आर्मीज गवर्नमेंट, तो दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की लॉयल्टी दिखानी है, और उस लॉयल्टी में दोनों कायम हैं। तो बाकी हुकूमतों में सदर के खिलाफ या अपोजिशन का हुकूमत के बेंचेस के तो सकलैन इमाम साहब, जिस तारीख की तरफ आप हमें इशारा या रोशनी डाल रहे हैं, फिर मुझे ये बताएगा कि जब अपोजिशन मेंबरान खुद हुकूमत में आते हैं, तब वो अपनी ही दोहराई गई तारीख को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि यही उन्हें पसंद आता है, इसी में वो आज़ादी महसूस करते हैं। दूसरे के हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो असल मसला है वो ये नहीं है कि अपोजिशन क्या करती है या गवर्नमेंट क्या करती है। असल में ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की वो जड़ें नहीं हैं जहाँ पे वाकई सियासी जमातें ये महसूस करें कि वो खुद इलेक्ट होकर आई हैं, लिहाजा उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। जब उनको ये पता है कि वो खुद इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, उनको किसी ने मुंतखब करवाया है किसी भी तरीके से, धांधली के जरिए या मिल मिला के या एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के बिना पर, अगर वो हुकूमत में आ गए हैं, तो उनके रवैयों में फिर असल चीज़ ये होती है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी वफादारी और उस्तवारी कायम करें, और परफॉर्मेंस जो है वो एक दूसरी सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती है। तो ये जमहूरी रवैया हमारा बड़ा सीधा सा है। जिस तरह अगर अमेरिका में पहले कहा जाता था बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तब यहाँ पे बाय अच्छा, एक और चीज पे मैं आपका लास्टली कमेंट देना चाह रही हूँ। जो अनवर रज़ा ने कहा ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू उन्हें इस एहतजाज के दौरान देखने को मिला। कर तो वो एहतजाज सदर साहब की स्पीच पर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने तनकीद के निश्तर PTI वालों ने पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं चलाए। उसका अपनी तोपों का रुख उन्होंने मरियम साहिबा जो कि CM पंजाब हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, या मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के सदर हैं, उनकी तरफ की रखा। इसमें क्या मसलहत नजर आई आपको PTI की?
नहीं, लेकिन मुझे आपके सवाल पे जरा से एतराज है कि जी, आप जी, जी, मरियम please. नवाज यहाँ पर क्यों रही हैं? ये वफाकी हुकूमत है और पार्लियामेंट में एड्रेस है, यहाँ पे मरियम नवाज की कोई हैसियत नहीं है, नंबर एक। अच्छा नंबर नहीं, दो ये है मैं उस खाके के ऊपर आपका एनालिसिस ले रही हूँ जो भी अनवर रज़ा साहब ने खींचा। हाँ, अनवर रज़ा साहब ने बिल्कुल वही खींचा जो कि एक आम तासुर है। जब हम नून लीग की बात करते हैं, हमें मरकजी सतह पर नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ की हुकूमत है, मरियम नवाज की हुकूमत नहीं है वहाँ पे, वो पंजाब की हुकूमत है। मुमकिन है लोग जो है मेरे मरियम नवाज को ही अब मुस्लिम लीग या नून लीग का चेहरा समझते हैं, लेकिन असल में सरबराह जो है शहबाज शरीफ है, वही वज़ीर आज़म है। दूसरी जो यहाँ पे असल चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे आम मीडिया में गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन अब खबरें आई हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि खुद जरदारी साहब का जो एड्रेस है आज का, हाँ जी, वो ज्यादा टारगेटेड है अपनी हुकूमत के खिलाफ। हाँ जी, यानी मैं आने शहबाज वाली शरीफ थी की इस पे। मैंने कहा जरा हुकूमत रज़ी साहब बैठे हुए हैं स्टूडियो में, तो जरा उनकी मौजूदगी का भी मैंने फायदा उठाना है। तो आपकी इजाजत से जरा मैं उनकी तरफ बढ़ती हूँ, यही सवाल लेकर जिस तरफ इशारा दिया सकलैन इमाम साहब ने, रिजवान रज़ी साहब, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। सदर जरदारी साहब ने सीधा ऑन द बोर्ड जाकर उन्होंने बात की दो मामलात पर। एक तो उन्होंने कहा कि एक तो कॉस्मेटिक तरीके से जो रिलीफ देने की मतलब इनकी कोशिश कर रही है हुकूमत, हकीकी मायनों में आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने के एक तरफा फैसले हैं, मैं बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। सदर व पाकिस्तान को अपने बयान के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई रिपीट, सदर वफाक की निशान करता है, उन्हें अपने बयान के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहर जो है वो मंगला डैम से निकल रही है, दरियाए सिंध के ऊपर मंगला डैम नहीं है, वो किसी और दरिया के ऊपर है और दरमियान में कम से कम सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। ये वो फैसिलिटेशन है जो पीपल्स पार्टी कर रही है सिंध के अंदर, और ऑर्गेनाइज्ड और सपोर्टेड किस्म का वहां पे एहतजाज करवा रही है ताकि वफाक में बार्गेन कर सके। मतलब आप ये कहने के प्लॉटेड है और जी, सदर जरदारी साहब ने झूठ बोला पार्लियामेंट में। ऑर्गेनाइज्ड है। ये उनकी मिस स्टेटमेंट है कि सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं। जो नहर निकल रही है 170 किलोमीटर लंबी, वो 6 मराहल में मुकम्मल होनी है, तो उसे 6 नहरों का नाम दिया गया है और उसके अंदर सैलाबी पानी आना है जो सतलुज का होना है, और अगर कोई इजाफी पानी उस नहर ने लेना है तो वो पानी मंगला से आना है जो कि पंजाब के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कोटा काट के दिया जाना है। ये तो है हकीकत, और मैं उस डॉक्यूमेंट को देख के आपसे बात कर रहा हूं जो कि इरसा के अंदर अप्रूव हुआ। 4-1 की रेशो से 4 सूबों ने इसके हक में वोट दिया। सिंध का वाहिद नुमाइंदा था जिसने उसके खिलाफ वोट दिया। अब कानून में चूंकि यूनानिमस का वर्ड नहीं था तो ये प्रपोजल पास हो गया। मैंने कहा कि पहले इसको क्लैरिफाई कर लूं, लेकिन एक बात के ऊपर मैं शदीद एहतजाज करता हूं आज तमाम पार्टिसिपेंट से। आप लोग जो हैं वो पॉजिटिव चीज को देखने से महरूम हो चुके हुए हैं। देखिए आज किस तरह अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई के अहबाब जो हैं वो अपनी नशिस्तों पे खड़े रहे। अच्छा, अपनी नशिस्तों से वो नहीं हिले, वहां पे उन्होंने पोस्टर उठाए, वहां पे उन्होंने जो कुछ मर्जी किया। माजी के अंदर ये लोग जाके स्पीकर डाइस का और प्रेसिडेंट जहां पे खिताब कर रहे होते थे उसका घेराव किया करते थे। देखिए कुछ तो सीखा है ना, इस चीज को हमारे जो पार्लियामेंटेरियन ने सीखा है। आज को ये अपोजिशन है, कल को वो होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट आई है, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो ये रिकॉग्नाइज बिलावल साहब ने क्यों नहीं किया, मरियम साहिबा ने क्यों नहीं किया? मैं तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि उन्होंने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया। भाई अपोजिशन अच्छे बच्चों की तरह अपने हदूद में रही है, और मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन जो है वो इस तरह बिहेव करे। आप देखिए ना, पिछली दफा अगर आपको याद हो तो इस तरह के खिताब के ऊपर गालम गलोच हुई थी बकायदा। एक साहब जो थे वो बकायदा मतलब के हाथ से मुख्तलिफ किस्म के इशारे करते हुए भी पाए गए थे। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात जो आपने कही, मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा कि अपोजिशन जो है उसने एक मखसूस हद से आगे नहीं गए और अपना पैगाम पूरे का पूरा पहुंचाया। इतना पूरा कि आज अनवर रजा यहाँ पे बैठे हुए उनकी पूरी बात कर रहे हैं। मतलब गेन कर गई ऑपोजिशन। अगर वो डाइस के ऊपर हमलावर हो जाते जिस तरह माजी में हुआ था, अगर वो लोगों को उल्टे सीधे इशारे करते जिस तरह माजी में किए थे, तो आज हम वो डिस्कस कर रहे होते। आज हम उनके मुतालबा डिस्कस कर। चलिए निशात साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज के जो भी इजलास था उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन बना,
अपोजिशन बनी जिसने एहतजाज किया और कैमरों की और मीडिया की जीनत बनी, या फिर जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट जो कि इससे पहले मैंने भी रिपीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं कर सकता, और बहुत सी ऐसी एक तरफा पॉलिसियां हैं जो कि विफाक पर हावी हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी नज़र में जो इसकी कामयाबी है, सबसे पहले तो ये कामयाबी है कि मुश्तरका जो इजलास है उससे सदर ने खिताब किया है। ठीक है, अब उन्होंने अपनी हुकूमत के अगेंस्ट, अगर फर्ज कीजिए कि वो ये समझते हैं कि 2 या 3 पॉइंट्स उन्होंने अगर अपनी हुकूमत को दिए हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, खास तौर पर जब वो खुद एक दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जो हुकूमत है वो उसका हिस्सा नहीं है, आईनी ओहदों पर बराजमान है लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो अगर वो कोई थोड़ी बहुत तनकीद करते भी हैं या जिसे कह लीजिए कि अपनी हुकूमत को गाइडेंस देते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन का शोर शराबा जो है वो मरकज़ निकाह बनता है तो ये हमेशा से होता आया है। अभी आपको सकलैन साहब ने हिस्ट्री भी बताई, रजी साहब ने भी थोड़ी सी उस पर रोशनी डाली, और मुझे खुशी है इस बात की कि रजी साहब ने वो पॉइंट उठाया जो शायद आज किसी और दूसरे दीगर चैनल के ऊपर किसी मीडिया पे आपको नजर नहीं आएगा। पीटीआई वाला माथा ही ना चूमे रिजवान रजी साहब का। लेकिन ये मुस्बत बात है। एक सकलैन साहब ने कहा पार्टी के सरबराह जो है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ नहीं है। मैं सिर्फ उसको रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं वो कहना चाहता था। देखिए वो पिन पॉइंट क्यों कर रहे थे नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत विफाक में नून लीग की है और मरियम को इसलिए हिट कर रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब की वजीर आला है और पंजाब की प्रोग्रेस से इस वक्त बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। जो पंजाब गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है उससे ना सिर्फ आप देख लें पेशावर के अंदर क्या हुआ है, गंडापुर साहब के खिलाफ जो है उनकी जमात जो है वो उसने जो है वो आप समझ लें कि एक तरह की अदम एतमाद शो किया है। उन्होंने रेजोल्यूशन दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये हमारे सीएम साहब क्या करते फिर रहे हैं। सो अब जो है ना तकाबुल शुरू हो चुका है सीएम पंजाब का और बाकी जो दूसरे सूबों के रहने वाले लोग हैं वो बाकायदा ताना मारते हैं उनको कि हमारा क्या कसूर है कि हम पंजाब में नहीं रह रहे, बराए मेहरबानी मरियम नवाज को हमारा वजीर आला बना दें। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फपोले जरूर फोड़े हैं। अच्छा। हाँ, जहां तक रही बात कि प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट उनका हक है, हदूदों को यूज में किया जाए तो भी बिल्कुल ठीक है और यही जमहूरियत है, यही जमहूरी रवैया है। सिर्फ ये जरूर है कि अगर इसके अंदर कोई थोड़ी बेहतरी आ जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो चूंकि एम्बेसडर्स आए होते हैं, दीगर मेहमान आए हुए दूसरे ममालिक से, तो एक खास हद से आगे नहीं निकलना चाहिए। प्रोटेस्ट करने के बाद कुछ देर के लिए बात सुन भी लेनी चाहिए। मतलब जो जरदारी साहब ने शिकवा किया, ये अपने तहफुजात बड़ा खुलकर जिनका बरमला उन्होंने इजहार किया, आप उसको इतना वो मतलब ये नहीं ले रहे हैं कि ये बयान को इतना लाइमलाइट में नहीं आया। इज दैट सो नशाद साहब? देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो पहले से ये मौक़िफ़ उन्होंने दिया और रजी साहब ने आपको बता भी दिया है जो बात उन्होंने कही है। खासतौर पर नहरी जो पानी वाला मामला है ये तो बारहा इसकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी हुई है, इसलिए इसके ऊपर कोई बहस होगी नहीं। ये ठीक है, उनके स्टेटमेंट में जरूर था, पार्टी का प्रेशर भी होता है, उन्होंने एक बात भी करनी है और उन्होंने उसके आपको पता है वो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा हुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजट के वक्त के ऊपर वो नून लीग से जो अपना स्कोर सेटल करेंगे। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इस तरह से पॉलिटिक्स होना जो है ये जमहूरियत के लिए खुश आइन है। वो जो 9 मई वाली पॉलिटिक्स है या वायलेंस वाली पॉलिटिक्स है वो मुल्क से खत्म होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक में से जब वापस आएंगे तो जरा बात करते हैं ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के हवाले से भी, और ये जो हुकूमत का जो इत्तेहाद है, इसका जो अलायंस है कि आपने कहा ना कि फिलहाल इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है तो मेरा सवाल एक मुख्तसर से ये भी है, तो फिर आज बिलावल साहब क्यों शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए हुए, और वहाँ तो तहफ़्फ़ुज़ात का एक पूरा फहरिस्त है जिसको लेकर वो आज इफ्तार डिनर में शरीक हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल माह मुबारक का जो पहला अशरा है वो अपने अख्ताम को है, फिर 2 अशरे बाकी रह जाएंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं शायद ईद की तैयारियों के हवाले से आपसे बातचीत करने लगी हूँ, क्योंकि रमज़ान के बाद कुछ और भी नया होना है ना। होना ये है कि अपोजिशन ने कह रखा है कि भाई हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाएंगे, और अपोजिशन से मेरी मुराद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि हर गुजरता दिन जो है वो उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। उनकी पार्टी के शायद अपने ही लोगों के कुछ बयानात जो हैं वो इस इत्तेहाद को खटाई में डाल सकते हैं। वो कैसे, ज़रा सुनिए।
जी, छोटी मोटी पार्टी के लोग शायद स्ट्रीट पावर का अंदाज़ा नहीं है अली अमीन गंडापुर साहब को, और कैसे ना हो, हालांकि वो खुद 2 से 3 मरतबा बड़े बड़े एहतजाज को लीड करके पहुंचे हैं इस्लामाबाद रेड जोन में। सकलैन इमाम साहब, ये इत्तेहाद कैसे आगे बढ़ेगा जब इस किस्म के बयानात जो हैं वो उस इत्तेहाद को सबोताज कर सकते हो? देखिए, इत्तेहाद हमेशा ऐसे ही होते हैं। तमाम जो इत्तेहादी जमातें होती हैं उनके पीछे या तो कोई पुश होती है या कोई पुल फैक्टर्स होते हैं। पुल फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि पीटीआई जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को कुछ मुस्तकबिल में कोई इक़्तिदार में हिस्सा या सीटों के साथ एडजस्टमेंट का वादा करे, या ये कि JUI के साथ खुद इतना उनके ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो महफूज करे कि एक अलायंस बना के वो अपने आप को कोई सियासी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो इस वक्त ये दोनों ही फैक्टर्स नहीं हैं। तो हकीकत में अगर देखा जाए, जो पीटीआई और JUI का जो इत्तेहाद शुरू में भी नजर आ रहा था, वो इत्तेहाद नहीं था, बल्कि JUI की एक पॉलिटिकल टैक्टिक थी जिसके जरिए उन्होंने पीटीआई को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए इंगेज किया था। और उसमें JUI ने असल में एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेली थी। तो अभी भी अगर JUI अब बज़ाहिर अपोजिशन या हुकूमत मुखालिफ है, तो वो हुकूमत मुखालिफ जरूर है, लेकिन है वो हिज मैजेस्टीज की लॉयल जमात, सियासी जमात। तो यहाँ पे मैं एक जरा सी एक बात ज़िम्नन अर्ज कर दूं, ये आपके सवाल से हट के है कि पिछले सवाल में आपने किया था, उसके बाद ये हमारे दोस्त हैं रजी, बड़े मोहतरम शख्स, तो उन्होंने फरमाया था कि जो मंगला का जो पानी है वो निकाला जाएगा, सिंध का नहीं। असल में जो रिवर सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये सारा का सारा इंडस वाटर या इंडस रिवर सिस्टम कहलाता है। तो इस इंडस रिवर सिस्टम में खुद रिवर इंडस, उसके बाद झेलम, फिर उसके बाद चनाब, फिर सतलुज, रावी और सतलुज आते हैं। तो रावी और सतलुज का पानी तो हमने इंडिया को दे दिया हुआ है। तो बाकी इंडस रिवर सिस्टम में जो पानी अब आ रहा है वो दरिया काबुल का, इंडस का अपना और छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, और बड़े दरियाओं में चनाब और झेलम है। तो अगर झेलम से पानी लिया भी जाए तो ये इंडस वाटर सिस्टम में पानी कम होगा। तो अगर सिंध के लोग ये एहतजाज जो कर रहे हैं, उनका एहतजाज कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे वफाकी हुकूमत के लिहाज से अगर देखा जाए, तो वफाक में जो भी तय पाए हैं फार्मूला, उसके तहत ये पानी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो लास्ट CCI हुआ था नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के ज़माने में, गालिबन 1992 में, तो उसमें ये तय पाया था जो फार्मूला, उस फार्मूले को अब आप बदल नहीं सकते जब तक कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ना बुला लें। ठीक, जी मैं इसमें मुझे एक करेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है सकलैन भाई, मैं चाहूंगा 14D जो है ना, उस वाटर गार्ड का वो पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर वाजे तौर पे लिखा है कि जो कोटा किसी भी फेडरेटिंग यूनिट को अलाट हो गया है, उसके बाद उस फेडरेटिंग यूनिट का ये राइट है कि वो उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सके। ये कोई अजाफी पानी नहीं ड्रॉ हो रहा सर। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उकाड़ा, कसूर, लाहौर और हाँ, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनका पानी काट के वहां पे दिया जा रहा है। कोई इजाफी पानी विड्रॉ नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर से। पंजाब अपना उतना ही पानी लेगा। मैं पूरी स्टडी करके बैठा हूं सर। पॉइंट आपका आ गया। निशात साहब, मुझे ये बताएगा, बैक टू द सेगमेंट अगेन, मौलाना साहब की सियासी किरदार की तारीख रही है कि जब हुकूमत का धड़न तख्ता करना होता है, ये मौजूदा हुकूमत को घर भेजना होता है, मौलाना साहब उस वक्त एक्टिवली मुतहर्रिक होते हुए हमें नजर आते हैं। फिलहाल तो इस वक्त ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत से कोई नाराज हो या फिर बाअसर हल्के नाराज हो। तो फिर माइनस मौलाना आपको इत्तेहाद कितना पावरफुल नजर आएगा? निशात साहब, मेरा सवाल सुन पाए आप? अच्छा, आपने जी आपसे मुखातिब जी आपसे मुखातिब। जी देखिए, बात ये है कि जब से ये मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख उचोली शुरू हुई है, अभी सकलैन साहब ने आपको ये बताया है कि बेसिकली JUI फे ने उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया था। जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो चाहते हैं कि JUI जो है वो उनके साथ मिल जाए। क्यों? इसलिए कि उनके पास जो भी हरबा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तमाम हरबे आजमा चुकी है। अब उसके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है जिसके जरिए वो जो है वो हुकूमत को प्रॉब्लम में डाल सके या उसको अपनी बात मनवाने के लिए जो है ना वो दुजानू कर सके। अब मामला ये है कि जो JUI फे है उसकी जो स्ट्रीट पावर है, जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो छोटी जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो रिएक्शन दिया है ये इसलिए दिया है कि आपको याद होगा
کہ چند دن قبل بانی تحریک انصاف کا ایک مخصوص پیغام کی بات کی تھی جنرل سیکرٹری نے جو پاکستان تحریک انصاف کے، کہ مجھے ایک پیغام دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو میں انہیں پہنچا دوں گا، اور وہ پیغام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے متعلق ہے۔ تو اس وقت جو سچویشن ہے، دیکھیے جے یو آئی فے کی طرف سے یہ بات باہر آئی، اگرچہ کہ وہ دونوں پی ٹی آئی بھی اور جے یو آئی فے بھی اس بات کو مانتی نہیں ہیں، لیکن یہ بات ایسے ہی ہے کہ بیسیکلی جے یو آئی فے کا جو پرابلم ہے وہ کے پی کے الیکشن سے ہے، کے پی کے الیکشن نتائج سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے کا آڈٹ کرائیں، اور جو آڈٹ کی بات ہے وہ شروع کے پی کے سے کریں، جس کے جواب میں اسد کیسر نے کہا تھا کہ جی ہماری تو پشاور میں سیٹیں گئی، ہم پشاور سے کرا لیں گے، تو جس کے جواب میں کامران مرزا نے کہا تھا کہ آپ کسی ایک شہر کی بات نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ جو حلقے ان کو لگتا ہے کہ آڈٹ کرانے چاہیے وہ بھی دے دیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم بھی دے دیں، اور ان کا آڈٹ ہو جائے۔ اب یہ آڈٹ کی صورت کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو آ سکتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب اس کے ریاکشن کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کے مد نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت کا گرینڈ یہ جو الائنس بنانے کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہے یہ کسی توڑ چڑھتی نظر نہیں آئیں گی۔ آپ کو عید کے بعد بھی یہ ایسے ہی محض مباحثے میں رہیں گے، نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ چلیں ابھی بھی 20-21 روزے باقی ہیں، لیٹس سی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اس اتحاد کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ انور رضا صاحب اور بلاوڈ مولانا، مجھے یہ بتائیے گا کہ پارٹی کی صوبائی صدارت تو گئی علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس سے، کیا مولانا کو پلیز کرنے کے لیے یا اپوزیشن الائنس کا حصہ بنانے کے لیے بانی پی ٹی آئی مزید بھی کوئی اہم فیصلہ کر سکتے ہیں علی امین صاحب کے حوالے سے، گنڈا پور صاحب کے حوالے سے؟ ذرا آپ دیکھیے، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا، اور ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بہت زیادہ چیزیں ریپڈلی چینج بھی ہوتی ہیں۔ آج جب میں پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بڑے ہی قریبی ساتھی ملے، اور کوریڈور میں ہم نے ان سے بات بھی کی، تو میں نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگوں کے درمیان دوریاں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹانس تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جب مشکل ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اور جب ان کو وہاں سے انکار ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے میری طرف آتے ہیں، لہٰذا ہمارے بیک ڈور رابطے ضرور ہیں۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد خود سے ان کی اکیلی جماعت جے یو آئی فے انتخابی دھاندلی سے متعلق ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ مثلاً احتجاج کس طرح ہوگا؟ جلد سے جلوس کریں گے، موبلائز کریں گے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو۔ تو ان کے مطابق آج تک تو جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہ بنتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، مولانا صاحب کے بڑے وہ قریبی ساتھی ہیں۔ تو پھر فرض کر لیں اگر مولانا نہیں بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں تو مولانا کا الگ احتجاج اور پی ٹی آئی کا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الگ احتجاج، یہ حکومت کے لیے الارمنگ ہو سکتا ہے انور صاحب؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، جہاں پر میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، یہ لیجنڈ ہوٹل ہے، اور یہ پاکستان سپریم کورٹ بار کمپلیکس کی بلڈنگ ہے۔ یہاں پر جب آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اپوزیشن نے کچھ دنوں پہلے ایک کانفرنس کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر وکلا اور پہلے دن کے لیے میڈیا کو تو اجازت مل گئی، سول سوسائٹی کے باقی لوگوں کو، لیکن جب دوسرے روز پولیٹیشنز نے یہاں پر اپنی بات کرنی تھی تو انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پر ایف سی آ گئی، پولیس آ گئی اور ان کو روک دیا گیا، جس میں شاہد خاقان عباسی تھے۔ میں بات یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ دیکھیں نا، ایک کانفرنس کے لیے اس گرینڈ اپوزیشن الائنس جس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، وہ نہیں حکومت نے کرنے دی، تو مجھے بتائیے ان کا حکومت کے خلاف تحریک کیا معنی رکھتی ہے؟ بالکل معنی نہیں رکھتی۔ آپ کو یاد ہوگا ذرا، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر سنسیئرلی پاکستان تحریک انصاف جو ان کی کوشش ہونی چاہیے، پولیٹیکلی انہیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی بھی قیمت پر سٹیج پر لانا ہوگا تحریک کے لیے، تب تو یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کس قیمت پر مولانا کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ رضی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہا جائے کہ کوئکلی بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے تو یہیں سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی کہ کس قیمت پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا کو راضی کر سکتی ہے، کچھ تجاویز آپ نے دینی ہے انہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو بتا دوں میرے پاس ٹوٹل 7 منٹ ہے، جس میں رضوان عزیز صاحب کا سوال بھی اور ایک چھوٹا سا سوال میرا آگے چل کر ہوگا، اس کا مختصر 1.5 منٹ کا میں جواب لوں گی، لیکن پہلے آپ کی رائے وہ یہ کہ ایسا کیا کرے پاکستان تحریک انصاف کے مولانا صاحب ہنسی خوشی راضی ہو جائیں؟ دیکھیے، پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر واحد آدمی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ میری کاسٹ پہ ملنا ہے، ان کا نام علی امین گنڈا پور ہے، اور وہ ان کے ڈائریکٹ رائیول بھی ہیں۔ وہ انہوں نے مولانا کو ان کی آبائی سیٹ سے، جس پہ مولانا الیکشن لڑتے ہیں، وہاں سے ہرایا بھی ہوا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہرایا ہے، تو وہ ایک الگ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ لیکن
पिछले 24 घंटों के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, और वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ताकत एकदम डबल हो गई है। अच्छा, वो कैसे? वो जो हामिदुल हक साहब जो हैं, जिनको शहीद किया गया था, मौलाना उस मदरसे पे गए और उस मदरसे के मौजूदा मुंतजमीन ने कहा है कि आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं, हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाइए। पहले मिंबरों महराब जो था वो मौलाना की सपोर्ट के अंदर नहीं था। मिंबरों महराब की कमांड जो थी वो समील हक साहब के पास थी। मौलाना पॉलिटिकल साइड को देखते थे, अपने उस फिक्के के या अपने उस नुक्ता नजर के लोगों के। अब वो दोनों ताकतें उनके पास आ गई हैं। मौलाना ने इसीलिए ईद के बाद अकेले निकलने का फैसला किया है कि उनकी पावर अगर 200% नहीं हुई तो 180 जरूर हो गई है। कुछ होगा मौलाना को हो ना हो, मौलाना को तो होगा। मौलाना पॉलिटिकली अपनी बारगेनिंग की बेहतर पोजीशन के अंदर आ गए। अब वो उस सेगमेंट के वाहिद नुमाइंदे के तौर पे सामने आए। ठीक है, चले मैं जरा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आती हूँ और क्वेश्चन में जरा मैं डायरेक्टली फ्रेज करूंगी कि $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। बहुत सारी चीजें जो है वो सामने रखी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ कई हलकों से ये सुनवाई हो रही है कि शायद IMF डू मोर का मुतालबा कर सकता है। क्या ये एक्सपेक्टेड है? रिजवान रज़ी साहब, आप इसे स्टार्ट कर लेती हैं। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमारा 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, वो किसी ना किसी तौर पे, वैसे अकमाल भाई जो हैं वो ज़्यादा बेहतर थे इकॉनमी पे, उनकी मेरे से ज़्यादा नज़र है, मैं तो उनके शागिर्दों में शामिल हूँ। इमाम साहब, हाँ, उनको हम प्यार से कमाल भी कहते हैं। अच्छा, ये पैनल में कौन है? वो ज्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये कि जो 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सकलैन इमाम साहब, जरा फिर रोशनी डालिए और हमें बताइए कि ये फिर डू मोर का मुतालबा अगर हो जाता है तो किन किन सेक्टर में डू मोर कहा जाएगा? हर सेक्टर में कहा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास जो असल चीज जो है, यानी रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी सही फरमाया इन्होंने, रजी ने, और आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, और फिलहाल जो आपका बहुत 1.5 पे जो इन्फ्लेशन रेट आया हुआ है, ये आपने आर्टिफिशियल तरीके से किया हुआ है, ये सस्टेनेबल नहीं है। जैसे हुकूमत लूज करेगी पॉलिसीज को ताकि ग्रोथ हो सके, तो ये स्टैगफ्लेशन के इम्कान है जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा खतरनाक है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी और ग्रोथ कोई नहीं हो रही होगी, जो बहुत खौफनाक किस्म की महंगाई और बेरोजगारी भी लाएगी। तो ये अपनी जगह पर है, तो लिहाजा ये मुस्तकिल हल नहीं है। और वो खुदा न खास्ते किस सूरत में हो सकता है इमाम साहब? वो उसकी शक्ल ये बनेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, ग्रोथ नहीं हो रही होगी, यानी बेरोजगारियां बढ़ेंगी और ग्रोथ नहीं, शरह नमू नहीं हो रही होगी। आपकी शरह नमू इस वक्त भी 2.9 से 2.8% की है IMF ने अपने रिवाइज्ड फोरकास्ट में, तो ये कम हो रही है, जबकि आपके हमसाए मुल्क में 7% जा चुकी हुई है। तो लेकिन जो मैं ये अर्ज करूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो असल क़ुव्वत है वो उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं है, ये सब तस्लीम कर चुके हुए हैं। जो पहली किस्त जो मिली थी IMF से वो सब मिली थी जो बैनुल अक़वामी अखबारात में खबरें छपी हुई हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन में अपने टैंक्स भेजे थे, जो एक लिहाज से अच्छा फैसला है पाकिस्तान की फौज ने किया है, ताकि हमें दिफाई ज़रूरियात से ज़्यादा इक़्तिसादी ज़रूरियात की ज़रूरत है। तो अब भी पाकिस्तानी फौज ने अगर ये अपना एक जो दाइश का एक आदमी पकड़ के दिया अमेरिका को, तो ये अमेरिका पर एक ऐसा काम किया जिससे अमेरिका पाकिस्तान को कर्जा दिलवाने में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अनवर साहब को इस तरह मिलेंगी परफॉर्मेंस। ठीक है सकलैन साहब, आई हैव वेरी लेस टाइम। अनवर साहब, स्टेट बैंक का शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला आपको लगता है ये खुशाइंद है? देखिए, ये गवर्नमेंट के लिए तो बेहतर हो सकता है। आप 12% पर रख कर भी तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई, लोगों ने वो पैसा निकाला तो कहीं ना कहीं और शिफ्ट कर दिया, मुल्क से बाहर ले गए। या तो वो पैसा इंटरेस्ट का जो था निकला था बैंकों से, तो फिर वो इकोनॉमी की शक्ल में आना चाहिए था, मुल्क में सरमायाकारी की शक्ल में आना चाहिए था, यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने क्या किया, इधर से बैंकों से निकाला, या तो घरों में रख लिए या फिर मुल्क से बाहर ले गए। उसका नुकसान क्या हुआ कि हम शायद से ये समझ रहे थे कि रियल एस्टेट में कुछ नरमी आएगी, लोग वहां पर इंजेक्ट करेंगे अपना पैसा, तो चले कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, नौशाद साहब, सैटेलाइट क्लास और रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त हुकूमत की नेगोशिएशंस का हिस्सा है IMF के साथ होने वाली मुज़ाकरात का। आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? रियल एस्टेट सेक्टर का तो पता नहीं कि हम सैटेलाइट क्लास लोगों को मिलेगा।
मुझे लगता है ये अपोजिट, यानी हो सकता है रियल स्टेट सेक्टर को मिल जाए, सैलरीड स्टाफ को शायद ना मिल सके, क्योंकि सैलरीड क्लास और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है यही तो हुकूमत का एक तरीकाकार है वसाइल इकट्ठे करने का, तो उस पर शायद वो कदम ना लगा सके। और जो रियल स्टेट सेक्टर की बात है जहां तक, वहां पे थोड़ी सी नरमी हो सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो है ना वो सेक्टर ठप हो गया है, और ठप होने की वजह से जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू कलेक्शन थी वो भी कम हो गई है। सो इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाने के लिए वो हो सकता है कि वो को इंसेंटिवाइज करे, जो तनख्वाहदार तबका है वहां से जो रेवेन्यू उनको मिल रहा है वो उसको स्टैग्नेंट रखकर ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अभी आपको शरह नमू का भी बता दिया उन्होंने, जो सकलैन साहब ने, और जो सिचुएशन अदरवाइज ये जो शरह सूद में कमी है ये भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जो है उसके लिए सिंगल डिजिट पे आके बिजनेस वायबल होता है, इससे ऊपर उसके लिए वायबल होना मुश्किल रहता है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे जो डर है वो ये है कि ये बजट के अंदर भी शायद तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ ना दे सके। अगर दिया तो वो उस सूरत में मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की अगर ग्रोथ बेहतर हो रही हो, और दूसरा जो उसके अंदर बड़ा सेगमेंट हो कि कोई और ऐसा जरिया जो सोर्स है, यानी जो रेवेन्यू सोर्स है वो कोई बन जाए, तो फिर ये मुमकिन है कि कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो तनख्वाहदार तबके को मिल पाए। ठीक है, तो हम भी इफ एंड बट्स में ये सैलरीड क्लास अगर मिलने पर आया तो शायद रियल स्टेट सेक्टर को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को है, बस जाते जाते मैं एक यहाँ पर कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है कि उसको तफसील में बात करें, लेकिन कोशिश ये होगी कि इसी वीक में प्रोग्राम के किसी एक सेगमेंट में हम डिटेल के साथ इस पर डिस्कस करें और हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश भी करें। हुकूमत ने बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लेने की तजवीज़ दी है, और ज़रा इस बारे में ये कह रहे हैं कि सार्फिन पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाकर कर्ज उतारने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मतलब कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़े, बात एक ही होगी। ये है क्या, इसकी तफसील इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चलकर किसी न किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।